Hello students. Now we are going to discuss about the Werner's theory, a very important topic of coordination compounds. Let's give the heading. Werner's theory. So वर्नर थ्योरी जो है एक्चुअली ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल थ्योरी है फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अल्फ्रेड वर्नर, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर स्टडी किया था और उस पर्टिकुलर स्टडी के जो आउटकम्स हैं, उनके जो पोस्टुलेट्स हैं, वो पोस्टुलेट्स हमको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ओके, तो फर्स्ट पोस्टुलेट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो सब इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हम हेडिंग डाल देते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो से पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, मेटल हैज two valencies. According to Werner's theory, metal has two valencies in a complex. किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल के दो वैलेंसीज होते हैं। मेटल हैज टू वैलेंसीज इन अ कॉम्प्लेक्स। पहली जो वैलेंसी होती है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और नेक्स्ट जो वैलेंसी होती है बी, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। दिस इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी। सो मेटल आयन की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स आयन में दो वैलेंसीज होते हैं। वन इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी वैलेंसी? तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। कॉम्प्लेक्स में मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इन द कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। और जो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो CONH3 6 और Cl3। तो इससे मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, तो यहाँ पे x प्लस 0 माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू कितना होगा, +3। सो यहाँ कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कितनी है, +3 है, मतलब इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा, +3। सो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन का होता है कॉम्प्लेक्स में, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है, और इसी +3 को हम क्या बोलेंगे, उसकी प्राइमरी वैलेंसी। नाउ सेकेंडरी वैलेंसी इस मेटल का क्या होगा, तो सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोबाल्ट के अराउंड 6 डोनर एटम्स है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है कोबाल्ट का, +3, ऑक्सीडेशन स्टेट में 6। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोबाल्ट +3 आयन का सेकेंडरी वैलेंसी, विच इज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऐसे करके मेटल आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कॉम्प्लेक्स में, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, तो ऐसा ये पहला बहुत ही बेसिक पोस्टुलेट है कि मेटल हैज टू वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। चलो नेक्स्ट, जो पोस्टुलेट है वो है कि मेटल टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ द वैलेंसीज। मेटल जो है कॉम्प्लेक्स में, मेटल दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। और प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है? सो अकॉर्डिंग टू वर्नर, प्राइमरी वैलेंसी जो है, प्राइमरी वैलेंसी इज satisfied by
ओनली एनायंस। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो सिर्फ किससे सेटिस्फाई होती है, एनायंस से सेटिस्फाई होती है। चलो इसका मतलब समझ लेते हैं। तो इससे हमको पता है कि यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जनरली कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। एंड इट इज ऑब्वियस कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हुए जनरल लिख देते हैं। तो यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, नेगेटिव चार्ज की जरूरत पड़ेगी। और नेगेटिव चार्ज जो है वो कौन देते हैं, एनायंस देते हैं, है ना। नेगेटिव चार्ज जो है वो एनायंस के ऊपर होता है। तो इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। और मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जनरली होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव चार्ज की जरूरत पड़ेगी, और नेगेटिव चार्ज जो है वो एनायंस के ऊपर होता है। तो इस पर्टिकुलर का मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि प्राइमरी वैलेंसी जो है इट इज सेटिस्फाइड बाय ओनली एनायंस, एंड इट विल बी सेटिस्फाइड ओनली बाय ओनली एनायंस, बिकॉज पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए सिर्फ नेगेटिव चार्ज की ही जरूरत पड़ेगी, वो एनायन के ऊपर ही हो सकता है। तो इसलिए प्राइमरी वैलेंसी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आयंस की जरूरत पड़ेगी, मतलब एनायंस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वर्नर ने बोला कि प्राइमरी वैलेंसी जो है इट विल बी सेटिस्फाइड ओनली बाय एनायंस। ओके, चलो सेकेंड जो है सेकेंडरी वैलेंसी, इसमें हम ये बिट लगा देते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी जो है, सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड, secondary valence is satisfied by anions as well as neutral molecules। ऐसा ये पर्टिकुलर पोस्टुलेट का सेकेंड पार्ट है। सो सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सेकेंडरी वैलेंसी दोनों से सेटिस्फाई हो सकती है। देखिए हम इस चीज़ को कैसे होता है। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो क्या है, इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। सेकेंडरी वैलेंसी जो है इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, हमको पता है कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जितना सेकेंडरी वैलेंसी होगा या जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उतना मेटल उतने लिगेंड से कंबाइन होती है ना। सपोज एक कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे मान लो कि 6 है फॉर एग्जाम्पल, तो सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो किसी मेटल का 6 है, तो वो क्या करेगी, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड से कंबाइन होगी, है ना। 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स से क्या हो सकती है, वो कंबाइन हो सकती है। और 6 लिगेंड से जब कंबाइन होगी तो लिगेंड्स क्या हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू वर्नर लिगेंड जो है वो एनायंस भी हो सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी तक जो हमने मान लो वर्नर्स की थ्योरी जनरली कोबाल्ट अमाइंस के ऊपर अप्लाई होती है, तो उसमें अमाइंस के साथ में क्लोराइड भी हो सकता है लिगेंड। तो हमने जनरली देखा है कि कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो होते हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं जैसे NH3, और एनायंस भी होते हैं जैसे Cl-, Br-, ये बहुत सारे। तो इस तरह से सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना है, 6 है। तो यदि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो 6 लिगेंड्स की जरूरत पड़ेगी, और अकॉर्डिंग टू वर्नर वो 6 लिगेंड्स एनायंस भी हो सकते हैं, और वो 6 लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, दे मे बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स, और वो लिगेंड एनायंस भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जनरली हम एक्सपीरियंस करते हैं फॉर्मूले को देख के कि लिगेंड्स एनायंस भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं, कैटायन रेयरली होते हैं। और अकॉर्डिंग टू वर्नर कैटायन के बारे में उन्होंने कुछ प्रिडिक्शन नहीं किया था, तो उस टाइम पे जो रिसर्च है उस बेसिस पे बोला था उन्होंने कि या तो वो एनायंस हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं। और हमारा भी यही एक्सपीरियंस है कि जनरली कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स या तो एनायंस होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं, बहुत रेयरली कैटायंस होते हैं, बिकॉज ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी उनकी कम होती है। तो इस तरह से सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो 6 है, तो मेटल कंबाइन होगी कितने, 6 लिगेंड्स है, और वो लिगेंड्स एनायंस भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट बनता है कि सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, वेल प्राइमरी वैलेंसी इज ओनली सेटिस्फाइड बाय एनायंस। और उसका रीजन क्या है कि प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज होता है जनरली प्राइमरी वैलेंसी का, मतलब वो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली पॉजिटिव होती है।
पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज की जरूरत पड़ती है और नेगेटिव चार्ज सिर्फ एनआईएस के ऊपर होता है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी इज ओनली सेटिस्फाइड बाय एनआईएस। बट सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होता है उसके हिसाब से मेटल उतने लिगेंड से कंबाइन होती है, और जनरली हम देखते हैं कि लिगेंड जो है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एनआईएस भी हो सकते हैं। इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय एनआईएस एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो ये एक पोस्टुलेट हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया सेकेंड पोस्टुलेट। Third postulate is primary valency is non-directional. Primary valency is non-directional, while secondary valency जो होती है is directional. Secondary valency is directional. ऐसा ये एक postulate है, बहुत ही simple postulate। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कैसी होती है, डायरेक्शनल होती है। इसका मतलब क्या निकलता है, यहाँ पे क्या मतलब निकलेगा इसका? तो हमको पता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो एक्चुअली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना। और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है तो ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री होती है कॉम्प्लेक्स की क्या, ऑक्टाहेड्रल। मतलब जो बॉन्ड्स है वो ऑक्टाहेड्रा के 6 कॉर्नर्स की तरफ डायरेक्टेड होंगे। यदि सपोज दैट कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होता है, 4 होता है, तो हो सकता है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर हो। मे भी अपन यहाँ पे ले लेंगे टेट्राहेड्रल, तो हो सकता है कि ज्योमेट्री जो है वो क्या हो, यहाँ पे टेट्राहेड्रल हो। और टेट्राहेड्रल का होने का मतलब है कि बॉन्ड्स की जो डायरेक्शन होगी वो टेट्राहेड्रॉन के 4 कॉर्नर्स की तरफ होगी। इसका मतलब ये है कि जो भी सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसके हिसाब से ज्योमेट्री होगी, उसके हिसाब से बॉन्ड्स की डायरेक्शन डिसाइड होगी। और ऐसी वैलेंसी जो डायरेक्शन को डिसाइड करे, इट इज़ ऑब्वियस कि वो वैलेंसी कैसी होनी चाहिए, डायरेक्शनली होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी यदि कितनी होती है, 4 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है, सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और बॉन्ड्स की डायरेक्शन जो है वो कहाँ होगी, टेट्राहेड्रॉन के 4 कॉर्नर्स की तरफ। मतलब ये वैलेंसी बॉन्ड्स के डायरेक्शन को डिसाइड कर रही है, और बॉन्ड्स के डायरेक्शन को डिसाइड करते हुए ज्योमेट्री को डिसाइड कर रही है। ऐसी वैलेंसी जो ज्योमेट्री को डिसाइड करे, बॉन्ड्स की डायरेक्शन को डिसाइड करे, ऑब्वियसली वो वैलेंसी कैसी होना चाहिए, यस, डायरेक्शनल होनी चाहिए। दैट हैज टू बी डायरेक्शनल। बट प्राइमरी वैलेंसी का ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी जस्ट व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। ये तो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे कि कोबाल्ट का है, मान लो 3+ है, तो इस चार्ज को देख के हमको पता नहीं चलता कि कोबाल्ट की ज्योमेट्री क्या होगी या उसका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, उसके बॉन्ड्स की डायरेक्शन क्या होगी, बिकॉज ये सिर्फ एक चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सभी डायरेक्शन में जो है इक्विवेलेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती किसी चार्ज की। तो इसलिए यहाँ पे जो कोबाल्ट है, इसका +T जो चार्ज है, विच इज़ अ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट और प्राइमरी वैलेंसी, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, और उससे बॉन्ड्स के डायरेक्शन को कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। वो ज्योमेट्री को या बॉन्ड के डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करती। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ज्योमेट्री से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बॉन्ड्स के डायरेक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो कैसा होगा, नॉन डायरेक्शनल। तो ऐसे करके सेकेंडरी वैलेंसी बॉन्ड्स के डायरेक्शन को और ज्योमेट्री को डिसाइड करती है, इसलिए डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसी जस्ट चार्ज, वो बॉन्ड्स के डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करता, इसलिए वो कैसा होगा, नॉन डायरेक्शनल। चलो ये हो गया एक और पोस्टुलेट। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट नंबर maybe you can go 4th one। देखिए, हम यहाँ पे इस पोस्टुलेट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर करेंगे। मे बी इस एग्जाम्पल को हम देखो, CONH3 6 और Cl, ठीक है। या फिर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को हम ऐसा ले सकते हैं, COCl3.6NH3। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से यदि अपन देखें तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, +। तो मेटल जो है वो कैटायन है और Cl जो है वो यहाँ पे क्या है, -1, मतलब एनायन है। ओके, नाउ यदि मेटल कैटायन है और यहाँ पे ये Cl एनायन है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में जो चार्ज होगा
या इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन कैसा होगा, आयोनिक अट्रैक्शन होगा, दैट विल बी आयोनिक अट्रैक्शन, है ना। क्योंकि COCl3 जो है, यदि अपन इस सिर्फ इतने पोर्शन को देखें तो ये एक सॉल्ट के जैसा लग रहा है, जैसे NaCl के साथ सॉल्ट Na+Cl-, वैसे COCl3 जो है वो एक सॉल्ट के जैसा दिख रहा है, और सॉल्ट के जैसा दिख रहा है मतलब उसमें कैटायंस और एनायंस है, और कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, आयनिक अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि कोबाल्ट और Cl जो है आयन, कोबाल्ट आयन और Cl आयन, ये आयन्स है, और आयन्स के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा, आयनिक अट्रैक्शन होगा। नाउ हमको यह पता है कि ये जो पर्टिकुलर है कोबाल्ट और NH3, इन दोनों के बीच में जो फोर्स और अट्रैक्शन है कोबाल्ट और NH3 के बीच में, सिंस हमको पता है कि ये मेटल कैटायन है और ये जो है वो लिगैंड है ना। इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच में, कोबाल्ट और NH3 के बीच में कौन सा अट्रैक्शन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कोबाल्ट और NH3 जो है इन दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन है, आयनिक अट्रैक्शन है, और इन दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में ये है कौन सा, कोऑर्डिनेट अट्रैक्शन, इसको हम बोल सकते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को देख के हमको ये रियलाइज हो रहा है कि कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में दो अट्रैक्शंस होते हैं। एक तो यहाँ पे जो काउंटर आयन है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या अट्रैक्शन है, और इसके ऊपर पॉजिटिव है और इसके ऊपर नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा, आयोनिक अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के बीच में कौन सा होगा, आयोनिक अट्रैक्शन। तो हम इस फॉर्मूले से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, और यहाँ से हमको रियलाइज होता है कि मेटल के दो अट्रैक्शंस होते हैं। यदि काउंटर आयन अपोजिट चार्ज का है तो फिर उस काउंटर आयन के साथ में मेटल का क्या होगा, आयनिक अट्रैक्शन होगा, जैसे यहाँ से हमको क्लियर हो रही है बात। और C और NH3 जो है ये तो हमको पता है कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन अट्रैक्शन होता है। तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स से हमको ये कंक्लूजन निकलता है कि कोबाल्ट और NH3 जो है इनके बीच में एक टाइप का अट्रैक्शन है, कोऑर्डिनेट अट्रैक्शन है, और कोबाल्ट और Cl के बीच में कौन सा है, अपोजिट चार्ज आयन से तो कौन सा अट्रैक्शन है, आयनिक अट्रैक्शन है। तो इस तरह से मेटल के कॉम्प्लेक्स में दो टाइप के अट्रैक्शन है। अब इसी अट्रैक्शन को वर्नन ने एक डायग्राम के थ्रू शो किया। जैसे यहाँ पे इस अट्रैक्शन को कोबाल्ट के NH3 के साथ में जो अट्रैक्शन है वो कोऑर्डिनेट है, और कोबाल्ट और Cl के बीच में आयनिक अट्रैक्शन है। इन दो अट्रैक्शन को इंडिकेट करने के लिए वर्नन ने एक डायग्राम को यूज किया। उन्होंने क्या बोला कि कोबाल्ट जो है 3+, इसमें दो टाइप के अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टाइप के स्फीयर्स होते हैं। कोबाल्ट आयंस के अराउंड दो टाइप के अट्रैक्शन करेस्पॉन्डिंग उन्होंने बोला कि दो टाइप के स्फीयर्स होते हैं। एक स्फीयर होता है इनर स्फीयर और एक स्फीयर होता है आउटर स्फीयर। जो इनर स्फीयर होता है ये कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या आउटर स्फीयर, सॉरी इनर स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इनर स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो कोऑर्डिनेट अट्रैक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो सीधे से हमने तो ये बात सीधे से बोल दी कि कोबाल्ट और NH3 के बीच में कोऑर्डिनेट अट्रैक्शन है और कोबाल्ट और Cl के बीच में आयनिक अट्रैक्शन है, पर उन्होंने इसी चीज को थोड़ा सा क्लासिकल में बोला। उन्होंने क्या बोला कि मेटल के अराउंड कॉम्प्लेक्स में दो टाइप के स्फीयर्स होते हैं। एक होता है इनर स्फीयर विच इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और बाहर का जो स्फीयर होता है इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन स्फीयर। जो आउटर स्फीयर है उसको उन्होंने क्या बोला, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो इस तरह से मेटल के अराउंड दो टाइप के स्फीयर्स होते हैं, एक होता है इनर स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और एक होता है आयोनाइजेशन स्फीयर। तो इनके नाम से हमको पता चलता है कि दो स्फीयर कौन से अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट इज ऑब्वियस कि जो बाहर का स्फीयर है वो आयोनाइजेशन स्फीयर है, तो वो किस पर्टिकुलर अट्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग होगा, दिस विल बी करस्पॉन्डिंग टू आयोनिक अट्रैक्शन। ये होगा किसके लिए, आयनिक अट्रैक्शन करस्पॉन्डिंग होगा, मतलब काउंटर आयन का जो मेटल के साथ में अट्रैक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग स्फीयर है। और जो अंदर वाला स्फीयर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो कोऑर्डिनेट अट्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग होता है। तो इन पर्टिकुलर स्फीयर के नेम से हमको ये पता चल जाता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेट अट्रैक्शन करस्पॉन्डिंग होगा और आयनेशन स्फीयर जो वो आयनिक अट्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग होता है। तो ऐसे इस चीज को कि मेटल के दो अट्रैक्शन है उनको इंडिकेट करने के लिए उन्होंने दो स्फीयर्स यूज किए, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर। इनर स्फीयर फॉर कोऑर्डिनेट अट्रैक्शन और आउटर स्फीयर फॉर आयनिक अट्रैक्शन। इसलिए ये हो जाएगा
कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये आयनिक अट्रैक्शन करस्पॉन्डिंग है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आयनेशन स्फीयर। तो अभी इस स्फीयर में कौन से स्पीशीज को हमको कहाँ रखना चाहिए, अंदर वाले स्फीयर में हम किसको रखेंगे, तो ऑब्वियसली अंदर वाला स्फीयर जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन अट्रैक्शन करस्पॉन्डिंग है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कौन अटैच होते हैं, लिगेंड्स अटैच होते हैं, इसलिए अंदर वाले स्फीयर में हम लिगेंड को रखेंगे। और बाहर वाला जो स्फीयर है वो आयनेशन स्फीयर है, वो आयनिक अट्रैक्शन से को इंडिकेट करता है, और आयनिक अट्रैक्शन से कौन अटैच होते हैं, काउंटर आयंस। यदि काउंटर आयन के साथ में कोबाल्ट का अपोजिट चार्ज हो तो काउंटर आयन एंटी अट्रैक्शन से अटैच होंगे, और इसलिए काउंटर आयन को हम कहाँ रखेंगे, बाहर के स्फीयर में। तो उसका फाइनली ओवरऑल डायग्राम कैसे होगा ये हम देखते हैं। तो जो ये वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं अपन CONH3 6 और Cl3, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है कौन सा है, कोऑर्डिनेशन अट्रैक्शन, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कौन सा है, आयोनिक अट्रैक्शन, क्योंकि ये क्या है कैटायन और ये क्या है एनायन, ठीक है ना, -1 चार्ज। तो इन दो अट्रैक्शन के लिए दो स्फीयर्स कैसे ड्रॉ किए, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, CO, यहाँ देख लेते हैं CO, ये एक होगा NH3, 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 यहाँ पे होगा NH3, ये होगा NH3, ये होगा NH3। तो ऐसे अंदर वाले स्फीयर में किसको रखा उन्होंने, लिगेंड्स को, और इसके लिए कौन सी लाइन यूज की, सॉलिड लाइन, इस तरह से सॉलिड लाइन उन्होंने यूज की ऐसे। और बाहर वाला जो स्फीयर है उसके लिए उन्होंने बाहर वाला जो स्फीयर है उसमें किसको रखेंगे, जो आयनिक अट्रैक्शन से कनेक्टेड है, और आयनिक अट्रैक्शन से कौन अटैच्ड है, काउंटर आयंस, तो इसलिए बाहर के स्फीयर में रखेंगे काउंटर। तो ये जो पर्टिकुलर हमारे सामने आया है, अंदर वाला स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जिसके अंदर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड जो स्पीशीज है, मतलब लिगेंड्स को, और बाहर वाला स्फीयर जो है वो आयनिक अट्रैक्शन करस्पॉन्डिंग है, और आयनिक अट्रैक्शन से काउंटर आयन अटैच होते हैं, इसलिए काउंटर आयन को बाहर के स्फीयर में हम रखते हैं। और ये जो हमारे सामने आया है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन। इस पर्टिकुलर को हम क्या बोलेंगे, वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन। सो मेटल के कॉम्प्लेक्स में दो अट्रैक्शंस हो सकते हैं, लिगेंड के साथ में कोऑर्डिनेट अट्रैक्शन, उसके लिए अंदर वाला स्फीयर, और काउंटर आयन के साथ में आयनिक अट्रैक्शन, उसके लिए बाहर का स्फीयर। अंदर वाले स्फीयर में लिगेंड को रखेंगे, बाहर के स्फीयर में काउंटर आयंस को। जो हमको मिला है दैट इज नोन एज वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन, वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पोस्टुलेट नंबर 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो कि इस तरह का फिर से हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं CONH3 6 और Cl। तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का यदि हम देखें प्राइमरी वैलेंसी जो है वो कितनी है, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी है, +3, ठीक है। +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको कौन से चार्ज की जरूरत पड़ेगी, -3। और ये -3 कंप्लीटली कहाँ से आ रहा है, तो आप देखते हो काउंटर आयन के ऊपर ही माइनस चार्ज है यहाँ पे, है ना। तो एक काउंटर आयन का ऊपर एक माइनस है, तो 3 काउंटर आयन मिला के -3 करेंगे, और ये -3 चार्ज क्या करेगा, कंट्रीब्यूट होके +3 को बैलेंस करेगा, मतलब प्राइमरी वैलेंसी को बैलेंस करेगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर Cl है ये एज ए एनायन उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहा है। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर एनायन है ये एनायन अपने नेगेटिव चार्ज को यूज करके प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकेंडरी वैलेंसी मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है मेटल का CO3+,
ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मेटल क्या करेगा? 6 लिगेंड से यहाँ पे कंबाइन होगा, ठीक है, 6 लिगेंड से कंबाइन होगा। और यहाँ पे जो 6 लिगेंड है वो कौन है? NH3 है। इसका मतलब ये जो 6 NH3 है, ये 6 NH3 क्या कर रहे हैं? उनका रोल क्या है? दे आर सेटिस्फाइंग जस्ट एज ए लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी है वो है +3। +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको चाहिए -3, और -3 कंप्लीटली कहाँ से आ रहा है? काउंटर आयन से आ रहा है। तो यहाँ पे जो काउंटर आयन है वो कंप्लीटली अपने -3 को +3 को बैलेंस करने में या फिर प्राइमरी वैलेंसी को बैलेंस करने में यूज़ कर रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है तो मेटल 6 लिगेंड से कंबाइन होगी, और 6 लिगेंड यहाँ पे कौन है? NH3 है। मतलब यहाँ पे ये जो 6 NH3 है ये सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे NH3 का सिर्फ एक ही रोल है, इट इज सेटिस्फाइंग व्हाट? एज ए लिगेंड प्राइमरी वैलेंसी। इसमें जो Cl है उसका, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी, इसमें जो Cl है उसका भी एक ही रोल है, एज ए काउंटर आयन, एज ए एनायन, दे आर सेटिस्फाइंग व्हाट? प्राइमरी वैलेंसी। तो यहाँ पे ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका एक रोल है। और NH3 जो है वो एज ए लिगेंड सभी 6 NH3 सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमने जो NH3 को रखा है वो अंदर वाले स्फीयर में रखा है, तो इसलिए अंदर वाले स्फीयर को अपन बोलते हैं फील्ड ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, बिकॉज अंदर वाले स्फीयर में लिगेंड्स को रखते हैं और लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। और बाहर वाले स्फीयर को अपन बोलते हैं फील्ड ऑफ प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले Cl जो है वो हमने बाहर के स्फीयर में रखे हैं, इसलिए बाहर वाले स्फीयर को अपन बोलते हैं फील्ड ऑफ प्राइमरी वैलेंसी। तो ये भी उनके एक अल्टरनेटिव नेम्स होते हैं, ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे। मतलब इसको इसी अंडरस्टैंडिंग में थोड़े से अलग सिनेरियो में अप्लाई करते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल, CO NH3 5Cl और मान लो Cl2, इस तरह का ये एग्जाम्पल है, ओके ना। इसमें फिर से वही, यहाँ पे इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी है? फिर से +3, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। +3 को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी किसकी? -3 चार्ज की जरूरत पड़ेगी उसको बैलेंस करने के लिए। अब -3 चार्ज कहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है? तो -3 में से -2 चार्ज जो है वो काउंटर आयन से कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, और -1 जो चार्ज है वो आ रहा है कहाँ से? इस लिगेंड से। कौन से लिगेंड से? एनायनिक लिगेंड से आ रहा है। तो यहाँ पे जो एनायनिक लिगेंड है एज ए एनायन वो अपने नेगेटिव चार्ज को काउंटर आयन के साथ में क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो एनायनिक लिगेंड एज ए एनायन अपने -1 चार्ज को -3 में कंट्रीब्यूट करके +3 को मतलब प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये जो काउंटर आयन है वो भी -2 चार्ज कंट्रीब्यूट करके -3 में वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो काउंटर आयन है इसका -2 चार्ज -3 में जा रहा है प्राइमरी वैलेंसी के लिए, और ये जो एनायनिक लिगेंड है इसका एज ए एनायन इसका नेगेटिव चार्ज भी -3 में कंट्रीब्यूट होकर प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलो सेकेंडरी वैलेंसी का हम देखते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो फिर यहाँ पे कितने लिगेंड की जरूरत पड़ेगी? 6 लिगेंड की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए इसमें 6 लिगेंड्स कौन है? तो 6 में से जो 5 है वो कौन है? NH3 है। 6 में से 5 NH3 है, और एक कौन है यहाँ पे? Cl- है। एक जो है वो कौन है यहाँ पे? Cl-। मतलब ये जो पर्टिकुलर Cl- है ये एज ए लिगेंड इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी। आप देखते हो 5 NH3 और एक Cl है, तो ये 5 NH3 और ये जो एक Cl है एनायनिक लिगेंड जो है वो एज ए लिगेंड इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी। और ये जो पर्टिकुलर Cl है एज ए एनायन इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग, इसका जो -1 चार्ज है वो -3 में कंट्रीब्यूट होकर प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो पर्टिकुलर Cl है इसके कितने रोल है? 2 रोल है। इसके 2 रोल्स है। कौन से 2 रोल्स? एज ए एनायन उसका -1 चार्ज -3 में कंट्रीब्यूट होकर प्राइमरी वैलेंसी को भी यूज हो रहा है, और ये Cl एज ए लिगेंड भी है, और एज ए लिगेंड इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब इस पर्टिकुलर Cl के कितने रोल हैं? 2 रोल है। एज ए एनायन प्राइमरी वैलेंसी में सेटिस्फाई कर रहा है, और एज ए लिगेंड इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसके 2 रोल हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और हमेशा इसमें ध्यान रखें एक ट्रिक के हिसाब से कि जो एनायनिक लिगेंड्स होंगे उनके हमेशा 2 रोल होते हैं। जो भी एनायनिक लिगेंड्स होते हैं उनके हमेशा 2 रोल होंगे। एज ए एनायन वो सेटिस्फाई करेंगे उनका नेगेटिव चार्ज प्राइमरी वैलेंसी को, क्योंकि हमको पता है प्राइमरी वैलेंसी इज ओनली सेटिस्फाइड बाय एनायंस। तो एज ए एनायन
जो लिगेंड है एनायनिक लिगेंड, वो एज ए एनायन प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा और एज ए लिगेंड वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसके दो रोल है। अच्छा, इसके कितने रोल है? तो NH3 जो है वो सिर्फ लिगेंड है और एज ए लिगेंड इट विल सेटिस्फाई ओनली सेकेंडरी वैलेंसी। अच्छा, इस Cl के क्या है? इसका भी एक ही रोल है, एज ए काउंटर आयन उसका जो नेगेटिव चार्ज है इट विल सेटिस्फाई ओनली प्राइमरी वैलेंसी। तो इसका एक रोल है, ओनली प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका भी एक ही रोल है, सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। पर एनायनिक लिगेंड के हमेशा दो रोल होंगे। एनायनिक लिगेंड्स के हमेशा दो रोल होंगे, वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा और वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। एनायनिक लिगेंड एज ए एनायन प्राइमरी वैलेंसी को और एज ए लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी को। तो ऐसे केस में ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस है उनके डायग्राम्स कैसे होंगे फिर, है ना, उनके डायग्राम कैसे होंगे? तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो फील्ड ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी है, मतलब लिगेंड्स, वो अंदर वाले स्फीयर में होते हैं और प्राइमरी वैलेंसी वाले बाहर होते हैं। पर जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं वो कहाँ होंगे? तो उसको उसके लिए इस तरह से होगा CO3+, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे क्या? NH3, 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 यहाँ पे होगा NH3, NH3, ये हो गए सबके सब 5, 1 2 3 4 5 NH3 हो गए और Cl। सिंस Cl लिगेंड है तो उसको अंदर के स्फीयर में रखना पड़ेगा, बट सिंस उसके दो रोल है तो आपको इसके लिए दो लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक सॉलिड लाइन जो ये इंडिकेट करता है कि वो लिगेंड है और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, और इसके साथ में ड्रॉ करना पड़ेगा डॉटेड लाइन। तो इसके साथ में डॉटेड लाइन भी आएगी क्योंकि डॉटेड लाइन इंडिकेट करती है कि वो एज ए एनायन प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है। तो जिनके दो रोल्स होते हैं उनको यहाँ पे दो लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे, दो लाइन्स, डॉटेड एंड सॉलिड बोथ। ओके ना, अब अपना जो काउंटर आयन बच गया वो दो है, उसको अपन बाहर शो कर देंगे इस तरह से, Cl और यहाँ पर Cl। तो इसमें स्पेशलिटी है कि जिनके डबल रोल होते हैं उनके लिए अपने को दो लाइन्स ड्रॉ करने, सॉलिड फॉर सेकेंडरी एंड डॉटेड फॉर प्राइमरी। तो ये इस तरह से हमको काफ़ी सारे इस तरह के ट्विस्टेड क्वेश्चंस हमको पूछते हैं MCQ फॉर्म में, ये वाला पोस्टुलेट। अब इसी तरह से इसमें हम कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि मान लो CONH3, CONH3 3 4 और Cl2C। तो सेम अभी जो हमने अंडरस्टैंडिंग दो कॉम्प्लेक्सेस में लगाई थी वही यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी वो फिर से कितनी है? +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? -3 -3 में से -1 कहाँ से आ रहा है? काउंटर आयन से आ रहा है, और -2 चार्ज कहाँ से आ रहा है? एनायनिक लिगेंड से आ रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर काउंटर आयन के साथ में ये जो एनायनिक लिगेंड है, काउंटर आयन तो सिर्फ -1 दे रहा है, पर बचा हुआ जो -2 है वो पूरा एनायनिक लिगेंड से आ रहा है। इसका मतलब ये जो एनायनिक लिगेंड है वो प्राइमरी वैलेंसी में -2 कंट्रीब्यूट करके जो है काउंटर आयन के साथ में प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर, और मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर से यहाँ पे कितना है? 6 है। 6 यदि कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 लिगेंड्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। और 6 लिगेंड्स में से 4 कौन? NH3 है और 2 कौन है? Cl- है। मतलब ये जो पर्टिकुलर Cl- है एज ए लिगेंड इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी, और ये जो पर्टिकुलर Cl है एज ए काउंटर आयन उसका नेगेटिव चार्ज प्राइमरी वैलेंसी में यूज हो रहा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर Cl के कितने रोल हैं? दो रोल है। जो एनायनिक लिगेंड है दो Cl, उनके दो रोल है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। इसका एक रोल है एज ए काउंटर आयन, एनायनिक काउंटर आयन, इट विल जस्ट बैलेंस द प्राइमरी वैलेंसी। ये है NH3 एज ए न्यूट्रल लिगेंड, इट विल जस्ट सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी। पर जो एनायनिक लिगेंड होते हैं उनके हमेशा दो रोल होते हैं, एनायनिक लिगेंड एज ए एनायन प्राइमरी वैलेंसी और एज ए लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो चलो ये अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब इसमें क्वेश्चन एक हम यहाँ पे देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करेंगे, जैसे कि मान लो हमको इस तरह से पूछा है कि K4Fe(CN6), तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा हमको क्वेश्चन पूछा है, या किसी भी फॉर्म में प्राइमरी सेकेंड को मिक्स करके कोई ऑप्शन बना दिया। तो यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि प्राइमरी को सेटिस्फाई कौन कर रहा है और सेकेंडरी को कौन? तो फिर से यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी मतलब क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की यहाँ पे कितनी है? +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको चाहिए -2। अब -2 चार्ज कहाँ से आएगा वो देखो, तो ऑब्वियसली -2 चार्ज यहाँ से तो आ नहीं सकता,
क्योंकि ये तो कैसा है, खुद ही एक कैटायन है +1 का, है ना, और प्राइमरी वैलेंसी एनायन से सेटिस्फाई होती है, ये तो कैटायन है, ये तो खुद मेटल है जिसकी वैलेंसी को हम सेटिस्फाई करना है। तो पूरे कंपाउंड में एनायन सिर्फ कौन है, अरे Cn-, इसलिए यहाँ पे जो Cn- है 6 में से 2 Cn- का जो -2 चार्ज है वो प्राइमरी वैलेंसी +2 को सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहाँ पे जो Cn है, एनायनिक लिगेंड Cn जो है वो 6 में से 2 Cn- का नेगेटिव चार्ज प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है यहाँ पे कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज अगेन 6, और इसके लिए क्या चाहिए, 6 लिगेंड्स चाहिए, और 6 लिगेंड्स में से यहाँ पे कौन है, 6 Cn-, मतलब ये सभी के सभी जो 6 Cn- है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, और 6 में से 2 Cn- जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और इसको हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं यदि हम इसको ऐसा लिखें, FeCN2 और 4KCl, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि यहाँ पे कितना है +2 और यहाँ पे कितना है -2, मतलब ये जो 2 Cn है ये सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये 2 Cn और 4 Cn मिला के पूरी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ये जो पर्टिकुलर Cn है 2, ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने में यूज होगा, ठीक है। 6 में से 2 प्राइमरी वैलेंसी को लेंगे, और बाकी सब मिला के यहाँ के भी और यहाँ के भी 4, सब 6 Cn जो है वो क्या करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसे करके ये बेसिक पोस्टुलेट्स हमने वर्नर के यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। तो फिर से इसको हम यहाँ पे समराइज कर लें। पहला, मेटल के 2 वैलेंसीज होते हैं कॉम्प्लेक्स में, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरा पोस्टुलेट, प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तीसरा पोस्टुलेट, प्राइमरी वैलेंसी पॉजिटिव है तो वो हमेशा नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन से सेटिस्फाई होगी। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो जितना होते हैं उतने लिगेंड्स होते हैं, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड से सेटिस्फाई होगी। लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं और वो एनायंस भी हो सकते हैं, ठीक है, रेयरली कैटायन होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि प्राइमरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है क्योंकि वो सिर्फ एक चार्ज है और उसका ज्योमेट्री से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। पर सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसा होता है वैसे ज्योमेट्री होती है, वैसे बॉन्ड्स की डायरेक्शन होती है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कैसी है, डायरेक्शनल है। उसके बाद हमने वर्नर प्रेजेंटेशन का एक पोस्टुलेट देखा कि वर्नर के हिसाब से मेटल के 2 अट्रैक्शंस हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स में। यदि काउंटर एंड अपोजिट चार्ज का है तो काउंटर एंड के साथ में आयनिक अट्रैक्शन और लिगेंड के साथ में कोऑर्डिनेट अट्रैक्शन, तो मेटल के 2 अट्रैक्शंस हो सकते हैं। तो वर्नर ने इस चीज़ को कैसे बोला कि मेटल के अराउंड 2 स्पीयर्स होते हैं, 2 अट्रैक्शन करस्पॉन्डिंग 2 स्पीयर्स, 2 अट्रैक्शन 2 स्पीयर। इनर स्पीयर जो है वो किसको इंडिकेट करता है, कोऑर्डिनेट अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है, और आउटर स्पीयर जो है वो आयनेशन स्पीयर होता है जो आयनिक अट्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग होता है। सिर्फ अंदर वाला जो स्पीयर है वो कोऑर्डिनेट अट्रैक्शन करस्पॉन्डिंग है, इसलिए उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड ग्रुप्स आएंगे मतलब लिगेंड्स आएंगे, और बाहर वाला स्पीयर जो है वो आयनिक अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है, इसलिए उसमें आयनिक अट्रैक्शन से ज्वाइन होने वाले स्पीशीज आएंगे मतलब काउंटर आयन। तो इसका मतलब बाहर वाले स्पीयर में काउंटर आयन्स आते हैं, अंदर वाले स्पीयर में लिगेंड्स आते हैं, ये हमने देखा। और उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में रोल कैसे होते हैं, तो एनायनिक लिगेंड के हमेशा 2 रोल होंगे, तो उसको अंदर वाले स्पीयर में शो करना है क्योंकि वो लिगेंड है तो अंदर वाले स्पीयर में आएगा, पर उसके 2 रोल होने के कारण उसको 2 लाइन से हम इंडिकेट करेंगे, डबल लाइन उसके लिए ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी का वर्नर प्रेजेंटेशन सेम रहेगा, सिर्फ 2 रूल्स के लिए 2 लाइन्स वहाँ पे आएंगे और उसको अंदर वाले स्पीयर में रखते हैं। और फिर हमने ये क्वेश्चन देखा जो जनरली आपको MCQ में दिखेगा, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको वर्नर के सभी पोस्टुलेट्स अंडरस्टैंड हो होंगे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि वर्नर की जो थ्योरी है उसके एप्लीकेशंस कवर करेंगे और उनके साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे वर्नर्स थ्योरी के जो वर्नर सर के ऊपर बेस्ड है, और कुछ और थ्योरेटिकल MCQs भी हम सॉल्व करेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि आपको ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी।